अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि बेटे हम पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है सिंस मैथ्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके शॉर्ट सिलेबस में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 19.5। इसमें यह है कि आपके पास जो सिंस मैथ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने पीछे मैथ एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ा था, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी रिलेशनशिप, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू है चेंज इन मैथ इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इसके इक्वल होता है। तो सिंस मैथ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि मैथ जो है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मैथ देन द सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज नॉट कंप्रेस्ड। यानी आपके पास एक स्प्रिंग है, जब ये कंप्रेस्ड है तो वो कह रहे हैं क्या इसके पास ज्यादा मैस होगा जब ये कंप्रेस्ड नहीं है। तो दिस इज नॉन कंप्रेस्ड स्प्रिंग और दिस इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो वो कह रहे हैं कि क्या जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है इसके पास मैस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग विच इज नॉन कंप्रेस्ड विच इज नॉट कंप्रेस्ड। तो बिल्कुल ऐसा है, जो आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा इट विल हैव मोर मैस एज कंपेयर टू अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसकी रीजन क्या है? देखें, आपने क्या करना है कि जब आपने वर्क करना है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, तो वो वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, जो आपकी एनर्जी है वो इक्वल होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो अब आपके पास जो आपने अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग था इसके ऊपर जो वर्क किया, उस वर्क से एक तो आपको एनर्जी मिली और एक ये वाली एनर्जी जब आप इसमें पुट करें तो इसका मतलब है कि एनर्जी कुछ इसके पास जो एक्चुअली एनर्जी है वो दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी और एक वो जो एक्स्ट्रा इसको एनर्जी मिली है वर्क डन की फॉर्म में। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका मैस ज्यादा होगा, क्योंकि फिर डेल्टा एम किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर। तो अब चूंकि ई इज वेरी स्मॉल इसलिए डेल्टा एम जो होगा वो भी वेरी स्मॉल, यानी कि इसका मैस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा जो है वो इसमें इंक्रीज नहीं आएगा। As a solid is heated and begins to glow, why does it first appear red? ये हमने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था कि जो नेचर ऑफ रेडिएशंस एमिट होती हैं एक हॉट बॉडी से, वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे। तो जितना लो टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा, उतनी जो रेडिएशंस निकलेंगी उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अभी जब आपने इसको हीटअप करना शुरू किया, इसका मतलब है कि थोड़ी सी हीट बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हुई है। तो जब हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो उसमें इसका मतलब क्या है कि आपके पास टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होती है, इसलिए पहले रेड कलर आता है, उसके बाद आपके पास येलो, व्हाइट और ये सारे कलर्स आते हैं। इस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द टोटल रेडिएशंस फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। तो आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस टेम्परेचर को डबल कर दें तो आप बताएं कि जो एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये 2T कर दें, अब 2 पावर 4 करें तो वो 16 टाइम्स जो है आपके पास उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ 16 टाइम्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, which photon red, green or blue carries the most, number 1 energy and number 2 momentum। वो कह रहे हैं कि कौन सा फोटोन, तीन कलर्स के आपके पास फोटोन है, एक आपके पास रेड है, दूसरा आपके पास ग्रीन है और तीसरा आपके पास ब्लू है। वो कह रहे हैं इन तीनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा। तो अब ये देखें, जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अब आपको पता है एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है एनर्जी किसकी कम होगी, रेड लाइट की एनर्जी सबसे कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, तो उसी तरह से इसका मोमेंटम भी कम होगा। तो रेड लाइट की
वेवलेंथ भी, वो वेवलेंथ चूंकि ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी भी कम होगी और इसका मोमेंटम भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड जो ब्लू फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो कम होगी, शॉर्टेस्ट का मतलब ये है ये कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है ये भी ज्यादा होगी और आपके पास फोटोन जो मोमेंटम है वो भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है हाईएस्ट आपके पास जो एनर्जी और मोमेंटम होगा वो ब्लू का होगा, फिर ग्रीन का होगा और फिर रेड का होगा, क्योंकि इनकी वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है, इसकी उससे ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा है। विच हैज द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स या फिर एक्स रेज। तो जो रेडियो वेव्स होंगी उनकी लोअर एनर्जी क्वांटा होंगी। क्यों? वही रीजन है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ एक्स रेज की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। Does the brightness of a beam of light primarily depend on the frequency of photons or the number of photons? तो जी बिल्कुल, ब्राइटनेस डिपेंड करती है आपके पास। ब्राइटनेस इज बेसिकली ऑन द, इन अदर वर्ड्स, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। When ultraviolet light falls on certain dyes, visible light is emitted. Why does this not happen when infrared falls on these dyes? तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो फॉल करेगी डाइस पे, तो जो एटम ऑफ डाइज होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से वापस आने पे, जब वो वापस आएंगे तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस जो है वो एमिट करेंगे, ठीक है। और वो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जंप से क्या है कि वो जब आएंगे आपके पास तो वो रेडिएशन एमिट करेंगे और ये रेडिएशन विजिबल लाइट की होंगी। जबकि इंफ्रारेड की अगर आप बात करें तो जो एटम एमिट होते हैं फ्रॉम द डाइस उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसलिए आपके पास कोई विजिबल लाइट आपको नजर नहीं आती। विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस देन डिमर लाइट? बिल्कुल ऐसा है। ब्राइट लाइट जो है वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा इजेक्ट करेंगे। तो जितनी इंटेंस लाइट होगी उतनी ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना करंट आपके पास ज्यादा होगा। तो यस, इट इज ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लो फ्रीक्वेंसी लाइट? तो आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था उसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो फ्रीक्वेंसी हायर हो या फ्रीक्वेंसी लोअर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से एक ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द मेटल सरफेस? तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी लाइट सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है मेटल सरफेस को। तो उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट जो है वो बिहेव करती है लाइक अ पार्टिकल। तो जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो इसके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ कोलाइड करेगी, तो इसका मोमेंटम कुछ इसको ट्रांसफर हो जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन मोमेंटम और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होंगे और जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी सरफेस से बाहर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये चीज देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वाई डोंट वी ऑब्जर्व अ काउंटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट? हम काउंटन इफेक्ट जो है वो कभी भी लो एनर्जी फोटोन से काउंटन इफेक्ट नहीं हो सकता। काउंटन इफेक्ट हमेशा हाई एनर्जी फोटोन से होता है। अगर आप लो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल कराएंगे तो ये एनर्जी का जो फोटोन होगा इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर नेक्स्ट जो है वो स्कैटरिंग आपके पास नहीं होगी। तो दैट्स वाई, और जो विजिबल लाइट है इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए हम काउंटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से नहीं करवा सकते। कैन अ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम? ये क्वेश्चन हमने आर्टिकल में पढ़ लिया था। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी क्रिएशन होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगी, यानी कि एक पार्टिकल का हमेशा एंटी पार्टिकल भी वजूद में आएगा। ये हमने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपने एनर्जी और मोमेंटम को, एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज
इन तीनों की कंजर्वेशन के लिए एंटी पार्टिकल का होना जरूरी है, और अगर ये तीनों कंजर्व नहीं होंगे तो आपको पता है हमारे पास रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, वो कहते हैं दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है। तो अगर वेवलेंथ सेम है तो वो कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो किसकी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन h/mv, तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो v इज इक्वल टू h/m इंटू वेवलेंथ आ जाएगा, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। अब देखें वेवलेंथ दोनों की सेम है, मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये बड़ा होगा तो आपको पता है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर मैस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, स्पीड आपके पास कम होगी। तो मैस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट्स स्पीड इज लेस, एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर, दैट्स व्हाई इट्स स्पीड विल बी ग्रेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल। तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो है वो जो आपका उसी तरह से यही इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो आपको पता है आपके पास जो क्रिकेट बॉल है उसका तो मैस बहुत ज्यादा है, अगर मैस बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम होगी, अगर ये कम होगी तो आप इसको यू कांट ऑब्जर्व। नेक्स्ट, इफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब वो कह रहे हैं एनर्जी तीनों के पास सेम है। पार्टिकल आपके पास कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम न्यूक्लियाई होता है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके पास होगी। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इन सब में से जो हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल है, इसका मैस सबसे ज्यादा होता है। इन चारों में से जो हीलियम अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियाई है, इसका मैस ज्यादा है। तो अगर मैस आपके पास ज्यादा होगा तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या होती है, 1/2 mv²। अगर हम इसको करें तो आपके पास हो जाएगा mv²/2। तो m से मल्टीप्लाई भी कर दें और m से डिवाइड भी कर दें तो mv किसके इक्वल है, mv इज बेसिकली, आप इसको इधर ले जाएं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी m²v²/2m। तो आपको m²v² की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर mv की निकालनी है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो mv इज इक्वल टू आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। तो मैस चूंकि हीलियम का ज्यादा होता है इसलिए आपके पास इसकी वेवलेंथ कम होगी। व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल। तो ये हमने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में पढ़ा था डिटेल के साथ। व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये भी हम कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, विश यू गुड लक। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल में जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इशू आए आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देती हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, बाकी न्यूमेरिकल आपने साथ साथ जब हमने टॉपिक्स देखे थे तो वो किए थे। इसके अलावा आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं ये करने हैं, और अगर समझ नहीं आता किसी भी पॉइंट से तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे वही फॉर्मूला हैं जो हमने टॉपिक में पढ़े हुए हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, दैट इज अबाउट, उसका साइज कितना है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्लैंक्स कांस्टेंट पता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
जो पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है प्लैंक्स कांस्टेंट के, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv। तो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी। तो हमें तो डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा h ओवर डेल्टा x इंटू एम। तो ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हैं, तो वही लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी फॉर्मूला यूज करें तो यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास वही जो वैल्यू होगी साइज ऑफ एटम, वही वेवलेंथ की वैल्यू होगी। तो v आप इधर ले जाएं, वेवलेंथ इधर ले आए, तो आप इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। तो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।